हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोचपा प्रहार में। दोस्तों, आज के छोटे से लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के बारे में। कुछ ऐसी चीज जहां पर आमतौर पर लोग गलती कर जाते हैं और फिर उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, जब हमें सही से किसी चीज की नॉलेज होती है तो हम बहुत सही तरीके से अपने केसेज को लड़ पाते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस के लिए विवाद चलता है, यानी कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया है, चाहे वो अंडर 125 सीआरपीसी हो, चाहे वो डीवी एक्ट में मेंटेनेंस मांग रही हो, चाहे वो 24 एचएमए में मेंटेनेंस आपसे मांग रही हो, तीनों ही केस में आज के समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोनों ही पक्षों को रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट देना होता है। अब दोस्तों, रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में यह कहा गया है कि पहले जो पिटिशनर है वो अपना एफिडेविट देगी, यानी कि पिटिशनर कौन होगी? लड़की जो कि केस फाइल कर रही है। पहले वाइफ की तरफ से उसका एफिडेविट आएगा, उसके बाद हस्बैंड को अपना एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि जब हस्बैंड अपना एफिडेविट फाइल करे तो वो उस एफिडेविट के साथ में क्या क्या चीजें अटैच करे, यानी एनेक्स्चर में क्या क्या चीजें दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यदि एनेक्स्चर में पर्टिकुलर चीजें नहीं लगी हैं तो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपका पक्ष कमजोर हो सकता है। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है और ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं और इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वीडियो है, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में इस चैनल पर आने वाले सभी लॉ लेक्चर्स की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अब दोस्तों, हस्बैंड जब अपनी तरफ से रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट फाइल करेगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले वो उसे प्रॉपर फिल कर ले। अब फिल करते हुए उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर मैंने एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि इस एफिडेविट के एनेक्स्चर में आपको क्या क्या चीजें देनी है। तो दोस्तों, जो पहली चीज आपको इस एफिडेविट के साथ लगानी है वो है आपके बैंक स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। सेकंड चीज दोस्तों, जो आपको इस एफिडेविट के साथ लगानी है वो आपकी लोन स्टेटमेंट की कॉपी। यानी कि जब आप कहीं से लोन लेते हैं, चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो, तो एक स्टेटमेंट मिलती है आपको, जिस स्टेटमेंट में आपकी टोटल लोन अमाउंट लिखी होती है, कितने साल के लिए वो लोन आपने लिया है, उसमें प्रिंसिपल वाला पार्ट कितना है और इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है, टोटल ईएमआई आपकी कितनी जाती है, कब से ईएमआई स्टार्ट हो रही है, कब तक ईएमआई आपको देनी है, वो सारा विवरण होता है। तो उस लोन स्टेटमेंट की भी एक कॉपी आपको वहां पर लगानी है। और जहां से भी आपका लोन है, कोशिश करें कि वो लोग आपको उस पर स्टैंप लगा करके दे दें, ताकि वो एक सर्टिफाइड कॉपी का रूप ले ले। इसके बाद दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है कि यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ओनर आप हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को ओपन कर रहे हैं रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में, तो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी आप साथ में लगा दें। स्पेशली अगर आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है अपनी वाइफ के साथ, तो उसके पेपर आपको जरूर लगाने चाहिए। कारण यह है कि अगर आप वो पेपर्स लगाते हैं तो वहां पर उससे यह भी साबित हो जाता है कि आपकी वाइफ के पास भी 50% प्रॉपर्टी है। यदि आपकी प्रॉपर्टी वो 50 लाख की है तो 25 लाख का जो पार्ट है वो वाइफ का और 25 लाख का पार्ट आपका है, तो उसकी भी ओनरशिप आपने कहीं ना कहीं दिखा दी कि ऐसा नहीं है कि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास भी 50% प्रॉपर्टी का पार्ट है। अगली चीज दोस्तों आती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं अगर, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज भी आपको लगानी है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, तो देखिए वहां पे एफिडेविट के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर यह है कि मैरिज के टाइम की, उससे जस्ट पहले की, सेपरेशन से पहले की और करंट ऐसे है। बट बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि मैरिज तो बहुत पहले हुई है, 2010 में हुई है, उस समय तो ऑनलाइन रिटर्न्स होती भी नहीं थी, उस समय ऑफलाइन रिटर्न भरती थी तो आदमी के पास संभाली हुई नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो आप वहां पर नॉट अवेलेबल दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉपी आप कोर्ट में सबमिट कर दें। इसके बाद आता है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है। अब जैसे आपने अपने माता पिता को मान लेते हैं, डिपेंडेंट में दिखाया हुआ है, तो डिपेंडेंट के जितने भी मेडिकल बिल्स होंगे, जितनी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होंगी, वो उनमें से आप छांट लीजिए। जो मेन है, मेजर हैं, वो आप उसमें लगा दीजिए, जिससे कम से कम कोर्ट को पता चले हाँ भाई डिपेंडेंट का इलाज चल रहा है, उनकी मेडिसिन भी चलती है, और कभी अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उसके बिल भी लगाइए, ताकि कोर्ट को पता चल सके कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको हैं और इस पर काफी बड़ा खर्चा आपका होता है। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे इसका दूसरा पहलू है कि हमें इस एफिडेविट के साथ एनेक्स्चर में क्या चीजें नहीं लगानी चाहिए, या आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वो चीजें जिनको एफिडेविट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे भी समझ लें, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो डिपेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे माता पिता की जो बैंक स्टेटमेंट है उनको आपको सबमिट नहीं करना है, केवल
अगर उनकी कोई आय है, जैसे कि पेंशन से वो कुछ राशि प्राप्त करते हैं या कहीं और उनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वहां से कुछ रिटर्न आती है या फिर कुछ और ऐसा जो ऑन रिकॉर्ड उनके अकाउंट में आता है पर मंथ, तो उसको आपको मेंशन करना है कि इनकी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम इतनी है। नहीं आती तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट उनकी देने की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केस आप दोनों पति पत्नी के बीच में है, उसमें मां बाप पार्टी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, अगर मां बाप के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उनके प्रॉपर्टी के पेपर आपको इसमें लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एनेक्स्चर में आप इतनी चीजें लगा दीजिए, इसका फायदा आपको यह मिलेगा कि जब आपका इंटरिम आर्ग्यूमेंट होगा तो ये सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड जज साहब के सामने उस वक्त होंगी और आप इन्हीं का रेफरेंस लेते हुए अपना आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। यदि ऑन रिकॉर्ड आपने मान लेते बैंक स्टेटमेंट ही नहीं दी या लोन स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब आप अपनी बात को कहेंगे भी तो वो जज साहब उस पर विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए बेहतर होता है कि आप ये सारी चीजें पहले से वहां पर लगा के चलें। दूसरा, अपोजिंग काउंसिल भी कई बार इसका फायदा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, आपने अपनी लोन स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो सामने वाला ये भी कह सकता है कि ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में इनका कोई लोन है ही नहीं, कोई लोन चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपके लिए साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और चूंकि एक हियरिंग पे आर्ग्यूमेंट सुन के उन्होंने इंटरिम को फाइनल करना है, तो ऐसे में आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए पहले से ही आप एफिडेविट के साथ ये सारे कागज सबमिट रखिए, ताकि ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड रहें और आर्ग्यूमेंट के टाइम पे हर एक कागज का रेफरेंस लेके कोर्ट के सामने अच्छे से आर्ग्यूमेंट किए जा सकें, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो प्योर प्रैक्टिकल वीडियो है कि कैसे आपको इन चीजों को हैंडल करना है, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।